हेलो स्टूडेंट्स, स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई मतलब कि फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात की जाती है या फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है यंग का द्विझिर्री प्रयोग। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में वैज्ञानिक यंग के द्वारा व्यतिकरण के प्रारूप को देखा गया और उसके आधार पर उसका एक मॉडल प्रस्तुत किया गया और उस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति और कला संबंध की दो या दो से अधिक तरंगें चलकर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर चमकीली पट्टियां प्राप्त होती हैं और कुछ बिंदुओं पर काली पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिन पट्टियों को वैज्ञानिक यंग के द्वारा फ्रिंज का नाम दिया गया। और ये बताया गया है कि जहां जहां काली पट्टियां प्राप्त होती हैं वहां पर होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं और जहां जहां पर चमकीली पट्टियां प्राप्त होती हैं वहां वहां पर होने वाले व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक बात और बताई है कि जब व्यतिकरण प्रारूप में हमको ये पट्टियां प्राप्त होती हैं तो ये क्रमवार होती हैं। क्रमवार होने का मतलब हुआ एक के बाद एक होती हैं। कहने का मतलब एक बार काली पट्टी मिलेगी, फिर उसके बाद चमकीली पट्टी, फिर काली पट्टी, फिर चमकीली पट्टी, फिर काली पट्टी, फिर चमकीली पट्टी। मतलब कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब ये है कि वो क्रम से मिलती हैं। और उसके बाद एक बात उन्होंने और बताया कि इन सभी पट्टियों की चौड़ाई समान होती है। मतलब एक ही चौड़ाई की सारी पट्टियां होंगी। जितनी चौड़ाई की काली पट्टी होगी उतनी ही चौड़ाई की चमकीली पट्टी होगी। अच्छा ठीक है, आगे देखिएगा, उन्हीं पट्टियों को क्या नाम दिया गया? फ्रिंज नाम दिया गया है। आगे देखिए, उन्हीं पट्टियों को एक और नाम दिया गया जो वैज्ञानिक यंग के द्वारा पट्टियां प्राप्त हुई, मतलब बताई गई, उन पट्टियों को दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं। तो वहां पर हमने बताया था कि जो काली पट्टियां होती हैं उनको हम डार्क बैंड कहते हैं और जो चमकीली पट्टियां होती हैं उनको ब्राइट बैंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि जो चमकीली पट्टियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्राइट फ्रिंज और जो काली पट्टियां होती हैं उनको हम कहते हैं डार्क फ्रिंज। तो कुछ नाम अलग मिलेंगे आपको, उससे आप चौंकिएगा मत, डरिएगा मत। जहां दीप्त की बात कही जाएगी समझ लीजिए वो चमकीली पट्टियां हैं और जहां पर अदीप्त की बात की जाएगी वहां पर काली पट्टियां हैं। तो चलिए आज का समय बिना गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई हमारा टॉपिक है। फ्रिंज फ्रिंज की चौड़ाई। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो ये हमारा टॉपिक है फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं? पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक यंग के प्रयोग में, वैज्ञानिक यंग के प्रयोग में, या हम यूं कह सकते हैं वैज्ञानिक यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, यही लिखिए, वैज्ञानिक यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, द्विझिर्री प्रयोग में, झिर्री प्रयोग में, वैज्ञानिक यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्राप्त
क्रमागत दो दीप्त फ्रिंज या फ्रिंजों या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ये हो गई फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्रिंज की चौड़ाई से आप क्या समझते हो, तो आप बताएंगे वैज्ञानिक यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्राप्त क्रमागत का मतलब, या क्रमागत मतलब एक के बाद एक, क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इस डिफिनीशन को हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्या नाम है, वैज्ञानिक यंग के प्रयोग में जो पर्दा यूज किया गया था, तीसरा वाला पर्दा जिस पर फ्रिंज की चौड़ाई या फ्रिंज प्राप्त होती थी, तीसरा पर्दा जो था चित्र में, उस तीसरे पर्दे को हम अपना ये व्हाइट बोर्ड मान लेते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड ही वो तीसरा पर्दा है जिस पर क्या करते हैं, हम फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त करते हैं। तो वैज्ञानिक यंग ने क्या बताया कि क्रमवार चमकीली पट्टियां, जैसे ये मान लीजिए, क्रमवार की बात की जाए, एक पट्टी ये प्राप्त होगी, मान लीजिए ये वाली पट्टी है डार्क बैंड। अच्छा ठीक है, तो डार्क बैंड के बाद एक और प्राप्त होगी, ठीक उसके बगल में ये कौन सी हो गई, ये ब्राइट बैंड हो गई। फिर ये वाली पट्टी जो प्राप्त होगी, ये पट्टी कौन सी पट्टी होगी, ये भी होगी डार्क बैंड। फिर ये देखिए इसके बाद आपको मिलेगा, यहां मान लीजिए ये हो गई डार्क बैंड। अब देखिए आपको कुल मिला के हमने 5 पट्टियां दिखाई हैं। एक पट्टी ये जो कि डार्क है, और ये पट्टी ये जो कि ब्राइट है, फिर एक पट्टी ये जो आपकी डार्क है, और एक पट्टी ये जो है ब्राइट है, और एक पट्टी ये जो है ये डार्क है। इस प्रकार से हम फ्रिंजों की चौड़ाइयों को व्यक्त करते हैं। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर कितनी फ्रिंज बनाई है, 1 2 3 4 5। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये है आपकी ये है आपकी अदीप्त फ्रिंज, बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको दीप्त फ्रिंज, फिर ये अदीप्त फ्रिंज, फिर ये दीप्त फ्रिंज, फिर ये अदीप्त फ्रिंज। डिफिनीशन कहती है वैज्ञानिक यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्राप्त क्रमागत दो दीप्त मतलब अगर इसको हम पहली दीप्त मान लें, इसको दूसरी दीप्त मान लें, या दो अदीप्त का मतलब अगर इसको हम पहली अदीप्त मान लें, इसको दूसरी अदीप्त मान लें, तो कहा जा रहा है फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अब अगर आपके दिमाग में बात आई, इसको हम ऐसे 1 से इसको 2 ऐसे समझते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्राप्त क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अब परिभाषा के अनुसार हम मान लेते हैं कि दीप्त फ्रिंज ये और ये है, तो ये और ये इन दोनों की अगर बात की जाए, जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए इसका अंत यहाँ होता है, यहाँ पर अंत होता है। अब यहाँ से यहाँ पहली दीप्त की स्थिति ये बनेगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहली दीप्त की स्थिति हो गई। दूसरी दीप्त की स्थिति यहाँ तक बनेगी नहीं बनेगी है, या फिर हम इसको यहाँ तक मान सकते हैं, ये हो जाएगी, मतलब कि पहली दीप्त यहाँ मिल रही है, दूसरी दीप्त यहाँ मिल रही है। अब देखिए ये दूसरी दीप्त है, ये पहली दीप्त है, इन दोनों अगर इसको हम मान लें x1 है, इसको मान लें x2 है, तो x2 ज़्यादा है, x1 कम है। x2 में से x1 को घटा दीजिए। जब x2 में से x1 को घटा देंगे, मतलब मिटा के यहाँ से हटा दें, काट दें, तो हमको केवल इतने ही तो मिलेगा। और ये क्या है, ये एक पट्टी ही तो मिल रही है। देखिए ये हो गई आपकी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसी प्रकार से अगर दो अदीप्त की बात की जाए,
दो अदीप्त की बात यहाँ यहाँ तक रखा जाएगा। दो अदीप्त की बात की जाए तो दो अदीप्त में एक अदीप्त ये हो गया, दूसरा अदीप्त ये हो गया। अब इन दोनों अदीप्त के बीच की अगर स्थिति देखी जाए तो ये पहली अदीप्त है, ये दूसरी अदीप्त है, इसकी दूरी ये है और इसकी दूरी ये है। यदि इन दोनों में से ये बड़े वाले में से छोटे वाले के बराबर काट के निकाल लिया जाए तो हमको इतना मिलता है। तो ये क्या है, ये हो गई आपकी फ्रिंज की चौड़ाई जो कि दीप्त की है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि दीप्त की चौड़ाई कैसे मिलेगी। जब दो अदीप्त को घटाएंगे, क्रमागत दो अदीप्त की स्थितियों को अंतर करेंगे तो हमको दीप्त मिलेगा, और जब क्रमागत दो दीप्त का अंतर करेंगे तो हमें बीच का अदीप्त मिलेगा। तो ये हो गई डिफिनीशन, और ये हमने समझ लिया कि क्रमागत दो फ्रिंजों की स्थितियों या के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो अगर इस तरीके से जो नीचे है वो समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये पहली अदीप्त है, ये दूसरी अदीप्त है, तो दोनों के बीच तो यही दूरी मिलेगी ना। देखिए दीप फ्रिंजों या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो एक अदीप्त ये है, एक अदीप्त ये है, इनके बीच की दूरी यही तो है। और ये क्या है, ये दीप्त है, मतलब ये तो एक पट्टी ही मिलेगी ना जो ब्राइट होगी। तो ये पट्टी क्या कहलाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। या फिर हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ये है, ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब ये जो है ये पहली वाली दीप्त है, ये दूसरी वाली दीप्त है। दोनों के बीच जो दूरी है, ये बीच में ही तो दूरी बनेगी। इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, इस वाले को और इस जहां पर अंगुलियां रखे हैं हम, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, ये बीच वाला अलग कर रहा है। तो जो बीच वाला अलग कर रहा है, जितनी दूरी मिल रही है, ये क्या है, एक बैंड है। और ये बैंड कैसी है, डार्क बैंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रिंज की चौड़ाई समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम इस चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र से डेरिवेशन करेंगे। तो वैज्ञानिक यंग के प्रयोग में देखिए क्या किया गया था। वैज्ञानिक यंग के प्रयोग में एक पर्दा लिया जाता है जिसको हम कहते हैं पर्दा P, और इस पर्दे में एक रेखा छिद्र होता है। ये मान लीजिए पर्दा P, रेखा छिद्र को क्या कहा जाता है, जिन लोगों ने देखी होगी इससे पहले की वीडियो उनको पता है, पहले रेखा छिद्र को S कहते हैं। उसके बाद इससे कुछ अल्प दूरी पे इसके समांतर एक दूसरा पर्दा लगाया जाता है, और उस पर्दे में दो रेखा छिद्र होते हैं। उस पर्दे में दो रेखा छिद्र होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, S1 व S2 कहा जाता है। ये हो गया दूसरा पर्दा। झिर्री कैसे बनती है इसके बारे में भी आपको बताया गया था। ये हो गया दूसरा पर्दा, और ये हो गया आपका S1, ये हो गया S2। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि चित्र ऐसा बनाइए कि ये जो दूरियां हैं दोनों की, ये S1 और S2 की जो दूरी होती है वो यहां से बराबर होनी चाहिए। जितनी दूरी पे ये हो उतनी दूरी पर ये हो, ये यंग के सिद्धांत में है। तो ये दोनों दूरियां हो गई, ये S1 S2 हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक अक्ष खींचते हैं और उस अक्ष को आगे बढ़ाते हैं। एक और पर्दा यहाँ लगाया जाता है जिसको हम तीसरा पर्दा कहते हैं, और इसका नाम दिया जाता है क्या, R। ये हो गया आपका R, ये P, ये Q, ये हो गया आपका R। तीन पर्दे हो गए। हमने उस वीडियो में बताया था S, रेखा छिद्र S क्या करता है, मुख्य प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। मुख्य प्रकाश स्रोत का कार्य करता है जिसमें से एक बड़ी प्रकाश किरणें निकलती हैं और वो किरणें आगे बढ़ के ऐसे चलती हैं और S1 और S2 पर पहुंचती हैं। जब S1 S2 पर पहुंचती हैं तो यहाँ हाइगेंस का रूल अप्लाई होता है, जो द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के लिए बताया गया था। उसमें वैज्ञानिक हाइगेंस ने कहा था कि जब किसी माध्यम में तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण तरंगों से कंपित होते हैं और अपने आगे के लिए नए नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। उनसे नई तरंगिकाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं।
तो ठीक वही नियम आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यस से जो तरंगे निकल के जा रही हैं वो S1 और S2 पर जब पड़ेंगी तो S1 और S2 अपने आगे के लिए नया प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा और उनसे आगे की तरफ तरंगे निकलेंगे। अब वैज्ञानिक यंग ने बताया इन दोनों के बीच में उन तरंगों का अध्यारोपण होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये जो बिंदु है वो सपोज दैट O है, यहाँ का जो बिंदु है वो मान लेते हैं कि C है। अब हम मानते हैं कि चलिए इस पे देखिए, ये जो पर्दा है इस पर्दे पे ढेर सारी फ्रिंजें प्राप्त होंगी, तो उन्हीं फ्रिंज में से कोई एक फ्रिंज हम मान लेते हैं कहाँ है, बिंदु P पर है, और उसकी स्थिति कितनी है, हम मान लेते हैं वो स्थिति है सपोज दैट X, और ये दोनों पर्दों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है कैपिटल D। दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी मतलब S1 और S2 के बीच की दूरी को स्मॉल d कहा जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। पहला पर्दा जिसमें एक रेखा छिद्र, ये मुख्य प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा। इससे प्रकाश किरणें आगे निकलेंगी, S1 और S2 पर पहुंचेंगी। S1 S2 क्या करेंगे, द्वितीयक प्रकाश स्रोतों का कार्य करेंगे, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और वो तरंगिकाएं आगे की तरफ जाएंगी। जब तरंगिकाएं आगे की तरफ जाएंगी तो दूसरे पर्दे पर पहुंचकर अध्यारोपित अवस्था में क्या करेंगी, फ्रिंज बनाएंगी, और जब फ्रिंज बनाएंगी तो ये फ्रिंज इस पूरे पर्दे पर हमको दीप्त अदीप्त के रूप में दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पर्दे पर ढेर सारी फ्रिंज प्राप्त होगी। अब उन ढेर सारे फ्रिंज में से हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक फ्रिंज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब वो कितनी दूरी पर है, मूल बिंदु से X दूरी पर है। अच्छा, ये फ्रिंज कैसे बनी होगी, अगर आपको सिद्धांत पता है तो दिमाग लगाइए। बिंदु P पर जो फ्रिंज बनी है वो कैसे बनी होगी, वो फ्रिंज बनी होगी यहाँ से जाने वाली और यहाँ से जाने वाली तरंगों के द्वारा। मतलब जब S1 और S2 से निकलने वाली तरंगें बिंदु P पर जाकर अध्यारोपित हो रही होंगी तभी तो फ्रिंज बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आपके दिमाग में बात आ गई कि बिंदु P पर फ्रिंज बन रहा है। इसका मतलब बिंदु P पर S1 से तरंग और S2 से तरंग दोनों जा रही होंगी। अच्छा ठीक है, अब इससे आप सेटिस्फाई हैं। यदि इस बात से आप एग्री हैं तो अब आप देखिए कि जो S1 से तरंग निकल के P पर पहुंची है वो कितनी दूरी तय की है। दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे आपने मिला दिया, हो गया। इसका मतलब कि S1 से P तक जाने में चली गई दूरी S1P हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहां से जो तरंग वहां पहुंची होगी उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये दूरी जो होगी इसको क्या कहेंगे भाई, हम इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे S2P। तो S1 से निकलने वाली तरंग बिंदु P पर पहुंच रही है और S2 से निकलने वाली तरंग बिंदु P पर पहुंच रही है। अब देखिए, इन ध्यान से थोड़ा सा देखिए, दोनों जो लाइन मतलब दोनों के जो पथ हैं, जो बिंदु P पर तरंगे जा रही हैं, उनके पथों में कुछ डिफरेंट है कि नहीं है? कितना डिफरेंट है अब ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। कैसे पता चल रहा है? ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। अब अगर ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो जाहिर सी बात है दोनों में अंतर है। अब कितना अंतर है उसको ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली रेखा के बराबर नीचे वाली रेखा की दूरी माप कर हम लंब डाल देते हैं। और जब हम लंब डालते हैं तो लंब हम मान लेते हैं बिंदु M पर पड़ता है। अब जब बिंदु M पर लंब पड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये S1P वो बराबर हो गया MP के। तो इतना देखिए आपका कट के बच गया, इतना अतिरिक्त हो रहा है ना। अगर ये अतिरिक्त है तो ये क्या है, ये S1 से P तक जाने में और S2 से P तक जाने में तरंगों के द्वारा तय किए गए पथ का पथांतर है। S1 से P तक जाने में और S2 से P तक जाने में तरंगों के द्वारा तय किए गए पथ का
पथांतर ये मिलता है आपको H2M। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो बिंदु C है जिसको हम मूल बिंदु मान रहे हैं, इस बिंदु C को क्या करते हैं हम, यहाँ बिंदु P से डॉटेड मिला देते हैं। ये मान लीजिए हमने मिला दिया, इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक। अब आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे, त्रिभुज CPO दिख रहा है। इस त्रिभुज में ना भैया ये जो कोण है इसको हम थीटा मानेंगे। अब ये देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है थीटा, वो यहाँ के कोण के बराबर होता है। सिद्धांत के अनुसार जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो ये जो थीटा बन रहा है वो यहाँ के थीटा के बराबर होता है। इतनी बात है। इस प्रकार से चित्र आपका बन के तैयार हो गया। एक बार हम चित्र फिर से समझा देते हैं। P एक पर्दा है जिसमें रेखा छिद्र S जो मुख्य प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, जिससे एक वर्णी प्रकाश किरण निकलकर आगे की तरफ चलती हैं। इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा होता है Q, जिसमें दो रेखा छिद्र S1 व S2 होते हैं। जो अल्प दूरी पर होते हैं उनके बीच की दूरी को स्मॉल d माना गया है। और आगे देखिएगा, इनसे मतलब दूसरे पर्दे से कैपिटल D दूरी पर एक तीसरा पर्दा R है जिस पर फ्रिंज प्राप्त की जाती है। अब क्या है, अब हम मानते हैं कि इससे चलने वाली किरणें जब S1 और S2 पर पहुंचती हैं तो उससे बाहर निकलती हैं और बाहर निकलकर पर्दा Q और पर्दा R दोनों के बीच में अध्यारोपित होती हैं, उनका व्यतिकरण होता है। अब व्यतिकरण होते होते हम मानते हैं कि उसमें से एक तरंग जो है पर्दे पर बिंदु P पर एक फ्रिंज प्राप्त करती है। अगर बिंदु P पर फ्रिंज प्राप्त करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 और S2 से प्रकाश तरंगें निकलकर बिंदु P पर पहुंच रही हैं। अब अगर S1 और S2 से निकलकर पहुंच रही हैं तो S1 से निकलने वाली तरंग जब यहाँ पहुंचेगी तो ये दूरी तय की जाएगी और S2 से तरंग निकल के जाएगी तो ये वाली दूरी तय की जाएगी। देखने के बाद हम दोनों पथों का अंतर मतलब दोनों पथों में अंतर देख रहे हैं। एक पथ ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा है। अब कितना बड़ा है उसको हम ज्ञात करने के लिए S1P के बराबर दूरी माप कर MP लेते हैं और उसके बाद S1 से M पर लंब डाल देते हैं और ये कोण हो जाता है 90 अंश। उसके बाद हम ये मूल बिंदु C को बिंदु P से मिलाते हैं और यहाँ एक कोण बनता है जिसको मानते हैं थीटा, और ये कोण जो है वो S1 पर बने कोण के बराबर होता है, इसको भी मान लेते हैं थीटा। अब अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो हम व्याख्या में जिस प्रकार से बताया गया आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वैज्ञानिक आप ऐसे लिख दीजिए, वैज्ञानिक यंग के द्विक रेखा छिद्र अनुप्रयोग में, वैज्ञानिक यंग के द्विक रेखा छिद्र या वैज्ञानिक यंग के द्विझिर्री प्रयोग में उपयोग किए गए व्यवस्था के अनुसार, यहाँ पे आप या लिखेंगे चित्रानुसार। देखिए क्या मिलता है आपको, चित्रानुसार, है ना, चित्रानुसार। या देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, या लिख देते हैं हम वैज्ञानिक यंग के द्विझिर्री प्रयोग के व्यवस्था के अनुसार, या यहाँ व्यवस्था ना लिखिए तो लिखिए समायोजन के अनुसार चित्र से। अब समायोजन के अनुसार चित्र से जो समायोजन जैसा होता है यंग के द्विक रेखा छिद्र का, उस प्रकार से किया गया है। चित्र से आपको क्या मिल रहा है, लिखेंगे हम S1 S2 इक्वल टू स्मॉल डी। देखिए S1 S2 को स्मॉल डी माना गया है। उसके बाद आगे देखिएगा आप यहाँ से CO बराबर आप लिखेंगे कैपिटल डी। देखिए कैपिटल डी है। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं आप, कोण PCO बराबर है कोण S2 S1M
कोण S2S1M बराबर थीटा। आई होप आप ये समझ रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे त्रिभुज OPC तथा त्रिभुज MS2S1 समकोणिक समरूप त्रिभुज हैं। समकोणिक समरूप कैसे हो गए भाई? देखिए त्रिभुज PCO का कोण थीटा है। अच्छा, यहां भी त्रिभुज MS2S1 का कोण थीटा है। पर्दा लंबवत है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। आपने लंब डाला है तो यहाँ 90 अंश का कोण बना है। इस छोटे वाले का तीसरा कोण बचा, इस बड़े वाले का तीसरा कोण बचा। तो दो त्रिभुजों के एक एक संगत कोण बराबर हो गए। थीटा के बराबर थीटा, 90 के बराबर 90 बचा तीसरा कोण। तो अब वो बराबर हो ही जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दो कोणों के बाद इसमें जो मान बचेगा वही मान यहाँ भी दो कोणों के बाद बचेगा। अर्थात दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समकोणिक हो गए। संगत कोण आपस में कैसे हैं? समान है। और उसके बाद समरूप होंगे, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। भुजाएं इनकी अनुपातिक होंगी। लिखेंगे इसलिए आपको क्या मिलेगा? सोचिए, इसलिए आपको मिलेगा छोटे त्रिभुज का आधार, सॉरी देखिए ये जो कोण है ना, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में पहले लेते हैं हम। तो छोटे वाले त्रिभुज के सामने कोण के सामने की भुजा है आपकी S2M बटे बड़े त्रिभुज का लंब। तो बड़े त्रिभुज का कोण ये है, इसका लंब हो जाएगा आपका क्या मिलेगा? PO अपन हो जाएगा PO इक्वल टू छोटे कोण का आधार, छोटे कोण का आधार S1M अपन बड़े कोण का आधार CO। अब आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। देखिए लिखेंगे कि चूंकि या यदि पथांतर बहुत अल्प हो तो यदि पथांतर बहुत अल्प हो तो पथांतर अल्प होने का मतलब ये बहुत छोटा हो। जब ये दूरी बहुत छोटी होगी ना तो ये वाली जो रेखा बनेगी, ये रेखा लगभग इस रेखा की बराबर होगी। समझ रहे हैं? मतलब S1 S2 जो होगा लगभग S1M के बराबर होगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे हो तो S1 S2 बराबर S1M लगभग। अब ये कंडीशन आपने मान लिया, अब ये बराबर आपने मान लिया, तो आप लिखेंगे इसलिए आपको क्या मिलेगा? इसलिए देखिए S2M अपान PO बराबर S1M की जगह पे आप लिखेंगे S1 S2 अपान CO। अब आगे देखिए क्या है। यदि इसको आप मान रखिए तो मान में क्या रखा जाएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? S2M का मान देखिए क्या है? S2M ये पथांतर है। S2M को आप S2M ही रहने दीजिए। और अपान PO देखिए यहाँ कहाँ PO बराबर क्या है? X इक्वल टू S1 S2 यहाँ देखिए S1 S2 को आपने स्मॉल d माना है अपान क्या? CO क्या है? CO यहाँ देखिए आपने CO बराबर क्या माना है? कैपिटल D, ये जगह आपका कैपिटल D। और तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, हो जाएगा S2M इक्वल टू XD अपान कैपिटल D। ये कर दीजिए अंडरलाइन। लिखेंगे प्राप्त समीकरण पथांतर
का व्यापक समीकरण है। प्राप्त समीकरण पथांतर का व्यापक समीकरण है। अब अगर ये पथांतर का व्यापक समीकरण है तो इसके बाद देखिए दो स्थितियां होती हैं। नंबर एक, स्थिति नंबर एक क्या होती है? अब यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए ये व्यापक पथांतर मिल गया, लेकिन आपको बताया गया संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, और संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण के अकॉर्डिंग यहाँ पर पी जो है मतलब फ्रिंज जो है वो डार्क हो सकती है, ब्राइट हो सकती है। हमने तो इतना माना है ना कि बिंदु पी पर एक फ्रिंज प्राप्त होती है। अब वो फ्रिंज दीप्त है कि अदीप्त हमको पता नहीं है। अगर हमको नहीं पता है तो हमने व्यापक समीकरण प्राप्त कर लिया किसका? पथांतर का। लेकिन अगर दिमाग में बात आए कि यदि यहाँ दीप्त हो तो तब यहाँ पे क्या होना चाहिए, और अदीप्त हो तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कंडीशन एक, यदि P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, कैसी फ्रिंज प्राप्त हो? दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो। अगर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी तो क्या लिखेंगे? तो आपको दीप्त फ्रिंज का पथांतर बताया गया है इससे पहले। दीप्त फ्रिंज का पथांतर, यहाँ पर H2M पथांतर है तो यहाँ H2M लिखा जाएगा। अब H2M बराबर पथांतर बराबर आपको बताया गया था m लैम्डा, याद करिए अगर याद हो तो, और नहीं याद है तो याद रखिए यही होता है H2M इक्वल टू स्मॉल m लैम्डा। ये कैपिटल M जो संकेत में, स्मॉल m जो होता है ये फ्रिंज की स्थिति होती है जिसका मान 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से जब हल करते हैं तो हमको मिलता है एक्स डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू m लैम्डा। देखिए ये H2M बराबर ये भी है, H2M बराबर ये भी है, ये भी पथांतर है, ये व्यापक हो गया और ये मानक हो गया। किसका मानक है? ये दीप्त का मानक है। अगर ये दीप्त का मानक है और ये व्यापक है, ये किसी का भी हो सकता है। तो जब आप पहले दीप्त मान रहे हो तो आप मान रहे हो बिंदु P पर शायद दीप्त होगा। जब दीप्त होगा तो दीप्त वाली रूल को फॉलो करना चाहिए उसको, और दीप्त वाला रूल कहता है कि जो पथांतर होगा m लैम्डा होगा। तो m लैम्डा यहाँ पर है, एक्स डी अपान स्मॉल डी, कैपिटल डी यहाँ मिला है, तो एक्स डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू m लैम्डा। अब आप केवल x बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं m डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। देखिए इसको हल करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अब इसको लिख सकते हैं या एक्स एम बराबर m डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब एक्स एम क्यों लिखा गया? एक्स एम मतलब फ्रिंज की स्थिति। अगर कहा जाए कि फ्रिंज की पहली फ्रिंज की स्थिति बताइए तो आप लिखेंगे m बराबर 1, दूसरी कहा जाए तो m बराबर 2, तीसरी कहा जाए तो m बराबर 3, चौथी कहा जाए तो m बराबर 4। तो यहाँ पर अगर कहा जाए पहली तो आप लिखेंगे x1, x1 का मतलब पहली हो गया क्योंकि m बराबर 1 लिखेंगे ना। कह दिया जब पांचवी बताइए तो आप लिखेंगे x5, तो यहाँ मतलब 5 हो गया। यहाँ भी आप लिखेंगे, यहाँ भी आप लिखेंगे 5, यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखना होगा। तो ये 5 जो होगा, यहाँ पे जो 5 लिखेंगे वो तो वैल्यू में सॉल्व होगा, और यहाँ जो 5 होगा वो बताएगा कि आप 5वीं नंबर की हल कर रहे हो। अगर आप चौथी के लिए ज्ञात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे x4, ये 4 बता रहा है कि चौथा नंबर आपको हल करना है, और यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो वो बताएगा हल करने के बाद चौथे नंबर का मान कितना आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दीप्त फ्रिंज की स्थिति का फार्मूला है, यहाँ लिख सकते हैं प्राप्त समीकरण दीप्त फ्रिंज की स्थिति है जहां m बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट कुछ भी आप रख सकते हैं पॉजिटिव मान में। अच्छा m बराबर अगर 0 रखा जाए तो देखिए क्या मिलेगा। अगर m बराबर 0 रखेंगे तो 0 से गुणा करने के बाद पूरा, यदि m बराबर 0 माना जाए तो x0 बराबर 0, x0 का मतलब हुआ वो बिंदु बिंदु O पर मिलेगा, और बिंदु O पर जब मिलेगा मतलब S1 से किरण चलेगी O पर जाएगी,
S2 से किरण चलेगी O पर जाएगी और दोनों किरणें समान दूरी तय करके जाएंगी। इसका मतलब उनका कलांतर शून्य होगा। अगर कलांतर शून्य होगा तो पथांतर भी शून्य होगा। और अगर ऐसी स्थिति में मिलता है तो शायद आपको पता है कि जब पथांतर शून्य हो या कलांतर शून्य हो तो सबसे ज़्यादा तीव्रता प्राप्त होगी, और सबसे ज़्यादा तीव्रता प्राप्त होगी मतलब दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। और यहाँ पर x बराबर 0 जो मिल रहा है वो इस फ्रिंज को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। याद रखिएगा x0 बराबर 0 को x0 बराबर 0 के लिए प्राप्त फ्रिंज को केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। x0 बराबर 0 के लिए प्राप्त फ्रिंज को केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये रहा आपके लिए दीप्त फ्रिंज। इसके बाद हम अदीप्त फ्रिंज देखते हैं। अदीप्त फ्रिंज क्या होता है, तो ये चीज अगर समझ में आ गई हो, आप नोट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दीप्त की स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति हम बता रहे हैं अदीप्त की। यहां देखिएगा, लिखते हैं, ये दूसरा पॉइंट है, यदि P पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, तो जब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी तब पथांतर क्या मिलेगा, याद करिए बताया गया है। तब पथांतर आपको मिलेगा S2m बराबर 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। याद है? अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। ये अदीप्त फ्रिंज का पथांतर होता है 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखा जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 माने थे, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ था। इसको हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। यहाँ जो पहले मिला था वो समीकरण नंबर 1 था, यहाँ समीकरण नंबर 2 है, ये दूसरा समीकरण है, ये समीकरण नंबर आपको 3 मिल रहा है। अब समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 लिखेंगे, समीकरण 1 व 4 से पहली बार 1 व 2 को हल किया गया था तो 3 प्राप्त हुआ है। अब हम 1 और 4 को हल करेंगे। 1 व 4 से आपको यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर आपको मिला था x, याद करिए क्या मिला था जब मान रखा गया था, तो एक्स डी अपान कैपिटल डी मिला था। तो एक्स स्मॉल डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू, यहाँ भी वही मान है तो हो जाएगा 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। और सॉल्व करिए इसको, जब और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपको यहाँ गुणा मिलेगा 2m-1 इंटू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी लिखा जाएगा, या xm इक्वल टू 2m-1 इंटू डी लैम्डा बाई, और यहाँ पर 2d रखा जाएगा भाई, 2 भी नीचे है ना, 2d हो जाएगा। इतना हो जाए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या xm इक्वल टू, देखिए 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद आपको मिल जाएगा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो लिखेंगे, प्राप्त समीकरण को अदीप्त फ्रिंज की स्थिति कहते हैं। यहाँ भी वैसे ही किया जाएगा, m बराबर 1 2 3 4 रख सकते हैं। लिखेंगे जहां m बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 1 से शुरू होता है, वहाँ 0 से शुरू होता है। तो ये देखिएगा दीप्त फ्रिंज की स्थिति है, ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है। आई होप दोनों चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अदीप्त फ्रिंज और दीप्त फ्रिंज से कोणीय चौड़ाई। हमारी टॉपिक तो है फ्रिंज की चौड़ाई,
अभी चौड़ाई आई नहीं है, अभी स्थितियां आई हैं। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अब हम आगे चलेंगे। तो देखिए आगे क्या किया जाएगा। अगर आप चौड़ाई ज्ञात करते हैं तो चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब हम चौड़ाई देखते हैं। चौड़ाई के लिए लिखेंगे माना दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्रमशः XM व XM+1 है। XM का मतलब पहली हो गया अगर m बराबर 1 रखेंगे तो, और XM+1 मतलब एक में एक जुड़ जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। अभी डिफिनीशन उसमें बताई गई थी, क्रमागत दो दीप्त या अदीप्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का प्रोसेस अब चल रहा है। तो XM मतलब m बराबर कुछ भी रख दीजिए, 5 रख दीजिए, तो XM+1 का मतलब 6 हो जाएगा, मतलब 5वीं 6वीं क्रम और हुआ कि नहीं हुआ। 2 रखेंगे तो दूसरी तीसरी हो जाएगा, 4 रखेंगे चौथी 5वीं हो जाएगा, है ना। और अगर 0 रखते हैं तो 0 और पहली हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ मान लिया हमने, माना दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्रमशः XM व XM+1 हैं। तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए दीप्त की स्थिति का फार्मूला है। तो आप लिखेंगे XM बराबर क्या मिलेगा आपको, M d लैम्डा अपान स्मॉल d तथा XM+1। अब XM+1 मतलब जहां m था वहां M+1 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका M+1 कैपिटल D इंटू लैम्डा अपान स्मॉल d। ये है पहली स्थिति, ये हो गई क्रमागत दूसरी स्थिति। अब आपको क्या ज्ञात करना है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो बाद वाली स्थिति है उसको पहले वाले में से घटाया जाएगा, शुरू में ही हमने बताया है। तो पहले वाली स्थिति ये है, बाद वाली स्थिति ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर क्या लिख सकते हैं, W बराबर XM+1 माइनस XM, मतलब बाद वाली में से पहली वाली को घटा देंगे। तो बाद वाली कितनी है भाई, M+1 d लैम्डा अपान स्मॉल d, और उसके बाद आगे क्या है आपका माइनस XM का मान कितना है, M d लैम्डा अपान स्मॉल। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना है आपको, अब और सरल कर लीजिए। और सरल करने में आप देखिए दोनों में कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d, कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d, कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d कॉमन है। तो जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा आपका M+1 और यहाँ बचेगा आपका -1। ठीक, बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए। अब आप जब इसको हल करेंगे तब नहीं, यहाँ पे आपका M+1 बचेगा, यहाँ M बचेगा, सॉरी, यहाँ M+1 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका M, ये मिलेगा। क्योंकि हम केवल d लैम्डा अपान स्मॉल d ही तो कॉमन कर रहे हैं, इसमें से निकल जाएगा, इसमें M+1 बच गया और इसमें d लैम्डा अपान स्मॉल d निकल गया तो M बच गया। अब ये M से ये M कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d इक्वल टू W। ये हो गई फ्रिंज की चौड़ाई। लिखेंगे प्राप्त समीकरण फ्रिंज की चौड़ाई है। तो आज हम आपको इस सेशन में बताए हैं फ्रिंज की चौड़ाई, और वीडियो को आप देख रहे हैं। यदि टॉपिक समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में मिलते हैं एक नई टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।